today we will discuss newspaper analysis dated 8th of July। अब हम आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट न्यूज़ है, टाइम्स ग्रुप्स टॉप मैनेजमेंट क्वेश्चन बाय ईडी इन फेमा इंक्वायरी। तो यहाँ पर ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, दो लॉज को इन्फोर्स करती है। एक तो है फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, और यहाँ पर जो दूसरा है दैट इज पीएमएलए। तो फेमा 1999 का है और पीएमएलए 2002 का है। ईडी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर आती है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। तो ईडी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस दो यहाँ पर इम्प्लीमेंट करती है। किसको? फेमा को और पीएमएलए को। तो पीएमएलए होता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो यहाँ पर कुछ फैक्ट्स थे ईडी के रिगार्डिंग, जो कि हमने ऐसे रिवाइज कर लिए। अब हम आगे चलते हैं। मास रेजिग्नेशंस फोर्स ब्रिटिश पीएम जॉनसन आउट। तो यहाँ पर जो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है अपना। अब रेजिग्नेशन क्यों दिया है? तो उसका इमीडिएट जो रीज़न है वो तो ये था कि इन्होंने एक डिप्टी चीफ विप अपॉइंट किया था, और वो जो डिप्टी चीफ विप था उसके ऊपर बहुत सारे केसेस थे सेक्सुअल असॉल्ट के, जिसकी वजह से इनकी जो पार्टी के कुछ कैबिनेट के लोग थे जिन्होंने रेजिग्नेशन दिया। उसके बाद इन्होंने भी यहाँ पर अपना रेजिग्नेशन दे दिया। लेकिन वैसे देखें तो इनके टेन्योर में बहुत सारे स्कैंडल्स हुए हैं। फॉर एग्जांपल पार्टी गेट स्कैंडल हुआ था जब कोविड-19 के रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे इनकी कंट्री में, तो ये यहाँ पर पार्टी कर रहे थे। तो ऐसे कुछ इश्यूज थे जिनकी वजह से इनका जो टेन्योर है उसमें बहुत सारे स्कैंडल्स देखे गए, और इन्होंने फाइनली यहाँ पर रेजिग्नेशन दे दिया। अब ये एज सच ब्रिटेन में क्या पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही है ये हमारे एग्जाम के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको कहीं देखकर लेफ्ट आउट ना फील हो कि आपको इसके बारे में पता नहीं है, इसीलिए एक बार हमने डिस्कस कर लिया। डू नॉट जेल जर्नलिस्ट फॉर वॉट दे से इंडिया डेमोक्रेसी। अब जर्मनी का क्या कहना है? तो इंडिया में क्या हुआ है, जो मोहम्मद जुबैर थे उनको यहाँ पर अरेस्ट किया गया था। उन्होंने 2018 में कोई ट्वीट किया था, और वो जो ट्वीट था उसके बेसिस पे इनको अरेस्ट किया गया था। अब इनको अरेस्ट तो किया गया है, तो यहाँ पर जर्मनी का ये कहना है कि जर्नलिस्ट शुड नॉट बी प्रोसिक्यूटेड एंड imprisoned फॉर व्हाट दे से एंड राइट। The spokesperson at the German ministry said that they are in contact with European Union partners, और freedom of press जो है part of discussion है between the European Union and India। अब इंडिया का क्या इस पर कहना है? यहाँ पर जो जर्मनी ने बयान दिया है, तो इंडिया का यही कहना है कि अनइन्फॉर्म्ड कमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं है, तो अवॉइड अनइन्फॉर्म्ड कमेंट्स। और ये जो केस है मोहम्मद जुबैर का, ये अभी सब जुडिस है, तो कोर्ट में ये केस है, तो ऐसे में जर्मनी का कुछ बोलने का मतलब भी नहीं बनता है। तो यही हमारा कहना है कि ये केस अभी सब जुडिस है। तो लेट मी एम्फेसाइज दैट देयर इज अ जुडिशियल प्रोसेस, और इंडिया की जुडिशरी पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है, एंड आई डू नॉट थिंक इट वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर मी और एनीवन एल्स टू कमेंट ऑन अ केस जो कि यहाँ पर सब जुडिस है। और इंडिया की जुडिशरी यहाँ पर पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है, और जुडिशरी के ऊपर सबको भरोसा है। स्पीकिंग इन जर्मन ही सेड फ्री रिपोर्टिंग इज बेनिफिशियल टू एनी सोसाइटी, और रेस्ट्रिक्शंस जो है वो कॉज ऑफ कंसर्न है। जर्नलिस्ट को प्रोसिक्यूट नहीं किया जाना चाहिए अगर वो यहाँ पर कुछ कहते हैं या कुछ लिखते हैं। वी आर इंडीड अवेयर ऑफ दिस पर्टिकुलर केस, और ये उस केस को मॉनिटर कर रहे हैं, इनका ऐसा कहना है। द स्पोक्सपर्सन सेड इंडिया डिस्क्राइब्स इटसेल्फ एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, लेकिन हम यहाँ पर डेमोक्रेटिक वैल्यूज एक्सपेक्ट की जाती है हमसे, जो कि हम यहाँ पर नहीं मान रहे हैं। तो ऐसा यहाँ पर जर्मनी का कहना है। आगे हम चलते हैं। जयशंकर मीट्स वांग ई, कॉल्स फॉर अर्ली रिजोल्यूशन ऑफ LAC रोक। तो LAC क्या है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसके अलोंग जो है स्टैंड ऑफ चल रहा है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो यहाँ पर जो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर हैं उनसे यही कहा गया है कि आप इंडिया की सेंसिटिविटीज़ को रिस्पेक्ट करो, इंडिया के इंटरेस्ट को रिस्पेक्ट करो, तो बेसिकली आपको भी वो रिस्पेक्ट मिलेगी। तो अगर आपको ये लगता है कि हम आपकी सेंसिटिविटीज़ को नहीं समझते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर दलाई लामा को विश किया गया बाय आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, तो उससे अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपको भी हमारी सेंसिटिविटी समझनी पड़ेगी। तो अमिड द ओवर 2 year लॉन्ग मिलिट्री स्टैंड ऑफ बिटवीन इंडिया एंड चाइना, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर मेट चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ऑन द साइडलाइंस ऑफ द G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग। और दोनों कंट्री का यही कहना है, बेसिकली इंडिया का तो यही कहना है कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन ईस्टर्न लद्दाख है, तो वहाँ पर जो भी इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व किया जाए। तो डिसएंगेजमेंट होना ज़रूरी है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में। वेल जयशंकर अंडरलाइन दैट द इंडिया चाइना रिलेशनशिप इज बेस्ट सर्व्ड बाय ऑब्जर्विंग द 3 म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल सेंसिटिविटी एंड म्यूचुअल इंटरेस्ट। तो ये हमारा कहना है कि हमारी सेंसिटिविटीज़ को आप रिस्पेक्ट करोगे तो हम आपकी सेंसिटिविटीज़ को भी रिस्पेक्ट करेंगे। रिकॉलिंग द डिसएंगेजमेंट अचीव्ड इन सम फ्रिक्शन एरियाज, लेकिन कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर अभी भी डिसएंगेजमेंट नहीं हुआ है, तो वहां पर डिसएंगेजमेंट करने की ज़रूरत है। ही रीअफर्म्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ फुली अबाइडिंग बाई बाईलेटरल एग्रीमेंट एंड प्रोटोकॉल्स। तो यहाँ पर जो भी प्रोटोकॉल्स हैं उनको लेकर अबाइड करने की ज़रूरत है। इसके अलावा एक इशू ये है
कि जो हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स चाइना में पढ़ते हैं तो कोविड के दौरान वो लोग इंडिया वापस आ गए थे, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं जा पाए हैं चाइना में। तो MEA स्टेटमेंट सेड जयशंकर recalled their meeting and reviewed the progress of some key issues discussed then, including the return of Indian students to China। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं, इंडियन स्टूडेंट्स जो कि यहाँ पर चाइना में पढ़ने जाते हैं, वो कोविड के दौरान जो वापस आए थे वो अभी तक वापस नहीं जा पाए हैं। फिर यहाँ पर जो वांग यी है, उनका ये कहना है कि हमने सपोर्ट किया ब्रिक्स समिट में, तो वो उसके लिए खुश हैं कि हमने सपोर्ट किया, अप्रिशिएट किया। और इसके अलावा यहाँ पर वांग यी का ये कहना है कि जो चाइना है वो सपोर्ट करता है इंडिया की अपकमिंग G20 और SCO प्रेसिडेंसी। ठीक है, तो यहाँ पर चाइना ने यही कहा कि आपने हमें ब्रिक्स में सपोर्ट किया, हम भी आपको यहाँ पर सपोर्ट करेंगे G20 और SCO प्रेसिडेंसी में। लेकिन कुछ टाइम पहले ऐसी न्यूज़ आई थी, जो इंडिया है, इंडिया का ये कहना था कि हम कुछ मीटिंग्स जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में करेंगे। तो उसके बाद चाइना ने ये कहा था कि हम देखेंगे कि हम इस मीटिंग को अटेंड करें या नहीं करें, क्योंकि ये मीटिंग जो है वो जम्मू और कश्मीर में हो रही है और जम्मू कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। तो पहले तो पाकिस्तान ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया कि G20 की मीटिंग क्यों हो रही है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। फिर चाइना की तरफ से ये स्टेटमेंट आया था कि ये लोग ऐसा सोचेंगे कि इनको मीटिंग अटेंड करनी या नहीं करनी है, लेकिन इस समय तो उन्होंने एश्योर ही किया है चाइनाज का सपोर्ट फॉर इंडियाज अपकमिंग G20 एंड SCO प्रेसिडेंसी। फिर फर्स्ट पेज पर आप देख सकते हैं कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, तो अब हम कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। प्राइम मिनिस्टर इन वाराणसी, एरा ऑफ फोर्सिंग एनीथिंग ऑन यूथ हैज़ एंडेड। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर का ये कहना है कि वो वाले ज़माने चले गए जहाँ पर यूथ के ऊपर फोर्स किया जाता था कि आपको यही करना है, और बेसिकली फोर्स करके वही करवाया जाता था विदाउट अंडरस्टैंडिंग देम एंड देयर एस्पिरेशंस हैज लॉन्ग गॉन। लेकिन अब ऐसा नहीं चलता है। द PM's रिमार्क्स कम इन द वेक ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सेंटर्स अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम फॉर द कंट्री। ही सेड दैट अर्लियर स्कूल्स, कॉलेजेस एंड बुक्स डिसाइडेड इन विच डायरेक्शन स्टूडेंट्स नीड टू मूव अहेड। लेकिन उसके बाद हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेकर आए, और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उसके बाद यूथ की तरफ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। हमें यूथ को कॉन्स्टेंटली मोटिवेट करना है, जिसमें उसकी हॉबी है, जो उसका पैशन है, उसमें ही उसको एनकरेज करना है, एंड अंडरस्टैंड देयर माइंड एंड देयर एस्पिरेशंस। द एरा ऑफ फोर्सिंग एनीथिंग ऑन देम विदाउट अंडरस्टैंडिंग हैज़ गॉन। अब अगर हम देखें तो अभी तक पढ़ाई कैसी होती है, तो पढ़ाई कैसी होती है, आप जो भी बुक्स में पढ़ते हैं आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं ग्राउंड पे। तो अगर हम देखें तो हमारी एप्लीकेशन वाली एजुकेशन है नहीं, तो एप्लीकेशन वाली एजुकेशन होनी चाहिए, ये बात यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने कही है। तो देयर वॉज नेवर अ डेarth ऑफ इंटेलेक्ट एंड टैलेंट इन आवर कंट्री, हाउ एवर द एजुकेशन सिस्टम जो कि ब्रिटिशर्स ने क्रिएट किया, जो कि इंडियन एथोस का पार्ट था ही नहीं, लेकिन यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने ऐसे एजुकेशन सिस्टम बना दिया जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब्स की बात करते हैं। कहीं भी आपको स्टार्टअप, ज़्यादा प्रमोशन इंडिया में अभी भी स्टार्टअप का नहीं है जितना होना चाहिए। तो PM सेड द एंटायर फोकस ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज टू मेक चिल्ड्रन स्किल्ड एज पर द टैलेंट्स एंड चॉइसेस। तो अगर आप देखो तो गवर्नमेंट जॉब्स बहुत कम है, सबको यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाएगी, तो ऐसे में स्टार्टअप कल्चर डेवलप होना ज़रूरी है। इसके अलावा जो हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा टैलेंट दिखा रहे हैं, तो उनके टैलेंट को हार्नेस करने की ज़रूरत है। इसके लिए जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर G20 के लिए नए शेरपा को बना दिया गया है, और वो कौन है, वो है अमिताभ कांत। इससे पहले वो नीति आयोग के CEO थे। तो एक्स नीति आयोग CEO अमिताभ कांत इस शेरपा फॉर G20। अब इन्हें क्यों शेरपा बनाया गया है, तो इससे पहले जो शेरपा थे वो यहाँ पर पीयूष गोयल थे। अब इसीलिए इनको शेरपा बनाया गया है क्योंकि अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाएगी शेरपा की, क्योंकि जो G20 की प्रेसिडेंसी है वो इंडिया के पास आ रही है। तो फॉर्मर नीति आयोग CEO अमिताभ कांत हैज़ बीन पिक्ड एज इंडियाज न्यू शेरपा फॉर द G20। कांत अपॉइंटमेंट कम्स अहेड ऑफ इंडिया अज्यूमिंग द G20 प्रेसिडेंसी लेटर दिस ईयर। तो बेसिकली हमें G20 की प्रेसिडेंसी मिल जाएगी दिसंबर 1 2022 से, और जो कि हमारे पास नेक्स्ट ईयर नवंबर 30 2023 तक रहने वाली है। विद द G20 प्रेसिडेंसी जो शेरपा है उसको बहुत सारा टाइम डिवोट करना पड़ेगा फॉर द मीटिंग्स, तो जिसके लिए यहाँ पर इनको शेरपा बनाया गया है। फिर यहाँ पर जो G20 कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पर अकाउंट करते हैं 85% ऑफ द GDP को, 75% ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड और 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। एज द G20 प्रेसिडेंसी इंडिया विल सेट द एजेंडा फॉर द ईयर की थीम्स क्या होनी चाहिए, क्या फोकस एरिया होना चाहिए। तो बेसिकली हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने इंटरेस्ट को यहाँ पर दुनिया के सामने दिखा सकें। सेंटर टू स्टेट्स डू नॉट टेम्पर विद नेम ऑफ चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम। तो यहाँ पर जो नेम है चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम का वो है मिशन वात्सल्य। 2009 से पहले
तीन स्कीम्स हुआ करती थी जो कि यहाँ पर WCD मिनिस्ट्री, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट करती थी चिल्ड्रन के लिए। अब ये जो तीन स्कीम्स थी इनको 2010 में क्लब कर दिया गया और इसका नाम रख दिया गया था ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम। फिर इसको रीनेम कर दिया गया था चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज और वापस से 2021-22 में इसको रीनेम कर दिया गया मिशन वात्सल्य। अब इसमें फंडिंग पैटर्न क्या है मिशन वात्सल्य का, तो ये है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो इसका मतलब ये है कि स्टेट गवर्नमेंट्स भी कंट्रीब्यूट करती हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करती है। अगर हम देखें तो जो नॉर्मल फंडिंग पैटर्न है वो 60:40 का है कि सेंटर 60% कॉन्ट्रीब्यूट करेगा और स्टेट 40% कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं वहाँ पर जो सेंटर है वो 90% कॉन्ट्रीब्यूट करता है और बाकी स्टेट्स जो हैं वो यहाँ पर 10% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। हाउएवर फॉर द 8 स्टेट्स इन द नॉर्थ ईस्ट एज वेल एज हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो सेंटर का शेयर है वो यहाँ पर 90:10 में है। तो 90 यहाँ पर सेंटर का है और स्टेट या यूटी का शेयर 10 होगा। वो यूटीज जिनके पास लेजिस्लेशन नहीं है उसमें जो सेंटर है वो 100% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। हाई कोर्ट स्टेज CIC ऑर्डर ऑन रिलीजिंग इन्फो अबाउट PM केयर्स। तो यहाँ पर जो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन है, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन ने इनकम टैक्स को डायरेक्ट किया और इनकम टैक्स को इन्होंने डायरेक्ट करके ये कहा कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स हमें दो जिन डॉक्यूमेंट्स में PM केयर्स फंड में जिन्होंने भी डोनेट किया था और उनको इनकम टैक्स एग्जम्पशन दिए गए हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए। अब इसके बाद अभी ये क्लियर नहीं है कि PM केयर्स फंड एक पब्लिक अथॉरिटी है या नहीं है। तो अगर ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं है तब तो ये यहाँ पर RTI एक्ट के अंदर आएगी नहीं, तो इसीलिए मैटर अभी सब जुडिस है, इसीलिए इनको ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन को। तो यहाँ पर इशू ये है कि PM केयर्स एक पब्लिक अथॉरिटी है या नहीं है और ये मैटर अभी सब जुडिस है। ये हम डिस्कस करेंगे ईजिंग द फ्लो। जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है आने वाले टाइम में। तो डेटा फ्रॉम द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से हमें ये पता चला है जो मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट है वो यहाँ पर रिकॉर्ड हाई हो गया है $25.6 बिलियन पे। तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो यहाँ पर वाइडन हो चुका है बियॉन्ड 3% ऑफ GDP दिस ईयर। कैपिटल आउटफ्लोज अभी भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो FPI एग्जिट बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि यहाँ पर जो US है वो अपने रेट्स को इंक्रीज कर रहा है। तो US अगर इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करता रहा तो ऑफकोर्स यहाँ पर FPI एग्जिट होती रहेगी। जो यहाँ पर रुपी है वो बहुत ज़्यादा वीकन हो रहा है, 79.16 पहुँच चुका है अगेंस्ट द डॉलर। विद दिस बैकड्रॉप द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पर कुछ मेजर्स किए हैं जिस मेजर की वजह से जो कैपिटल है वो इंडिया में अट्रैक्ट होगा। तो पहला इंपॉर्टेंट मेजर क्या किया गया है, ये किया गया है कि जो नॉन रेसिडेंट बैंक डिपॉजिट्स हैं और जो नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट्स हैं उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। उसमें ये चेंजेस किया गया है कि दे हैव बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो रिक्वायरमेंट्स। तो SLR और CRR की रिक्वायरमेंट्स से इनको बाहर कर दिया गया है, जिसकी वजह से जो बैंक्स हैं वो इनको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दे पाएंगे और जिसकी वजह से ज़्यादा जो कैपिटल इनफ्लो इंडिया में आएगा इन डिपॉजिट्स के थ्रू। इसके अलावा जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग है उसकी लिमिट थोड़ी इंक्रीज कर दी गई है। जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो $100 बिलियन तक पहुंच सकता है। तो हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व्स हैं लेकिन उसके बाद भी हमें और ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व्स को अकुमुलेट करने के लिए ज़रूरत है, जिसकी वजह से यहाँ पर RBI ने कुछ चेंजेस किए हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग की लिमिट को इंक्रीज कर दिया गया है और यहाँ पर जो नॉन रेसिडेंट बैंक डिपॉजिट्स हैं उनके लिए CRR और SLR के थ्रू उनको एग्जम्प्ट कर दिया गया है कि उस अमाउंट के लिए यहाँ पर CRR और SLR रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये जो आर्टिकल है देयर फेयर शेयर, तो मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट ने एक गाइडलाइंस निकाली है और गवर्नमेंट का ये कहना है जो सर्विस चार्ज होता है वो पूरी तरीके से वॉलंटरी होगा कि अगर कस्टमर यहाँ पर पे करना चाहे सर्विस चार्ज तो वो कर सकता है और अगर उसे लगता है कि नहीं पे करना है तो वो नहीं भी कर सकता है। यहाँ पर जो रेस्टोरेंट्स हैं और जो होटल्स हैं वो यहाँ पर फोर्स नहीं कर सकते कि सर्विस चार्ज पे ही करना है। तो इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि सर्विस चार्ज होना ज़रूरी है क्योंकि इसकी वजह से जो रेस्टोरेंट वर्कर्स है उनको यहाँ पर हेल्प मिलती है और जो ऑपरेशन है वो ऑप्टिमाइज हो सकते हैं। तो ये एज सच किसी के लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं, ना प्रीलिम्स के लिए ना मेंस के लिए, तो हम डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट है बोर एग्जिट। तो यहाँ पर बोरिस जॉनसन के लिए बताया गया है कि जो बोरिस जॉनसन है उनकी एग्जिट हो गई। तो मैंने आपको फर्स्ट पेज पर ही बता दिया कि बोरिस जॉनसन क्यों उनकी एग्जिट हुई और क्यों उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। फादर एंड 3 डॉटर्स, तो बजरंग दल्स डिसरप्शन ऑफ द परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट नहीं है। ये हम डिस्कस करेंगे सिटीज दैट केयर। वेलबींग ऑफ अर्बन पुअर कांट बी एन आफ्टर थॉट, मास्टर प्लान्स लोकल बॉडीज मस्ट बी गेयर टुवर्ड्स वेलफेयर ऑफ माइग्रेंट्स। तो माइग्रेंट्स के वेलफेयर के लिए क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो इस आर्टिकल में बताया गया, तो वो हम डिस्कस करेंगे। टू मेक रैपिड इकोनॉमिक प्रोग्रेस, तो अगर हमें रैपिड इकोनॉमिक प्रोग्रेस करनी है तो उसके लिए क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इंडिया नीड्स टू इम्प्रूव द वेलबींग ऑफ द वर्कफोर्स दैट माइग्रेट्स टू सिटीज इन होप फॉर अ बेटर लाइफ। तो जो माइग्रेंट्स आते हैं अर्बन एरिया में तो
तो उनकी वेलबींग को इम्प्रूव करना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कैसे उनकी वेलबींग को इम्प्रूव किया जाए? तो कोविड पैंडेमिक के दौरान बहुत सारे ऐसे माइग्रेंट्स थी जिनकी जॉब चली गई थी, और जब उनकी जॉब चली गई थी तो उन्हें वापस अपने गाँव जाना पड़ा था। उनमें से काफ़ी लोग वापस भी आए, लेकिन बहुत लोग नहीं भी आए। तो मैनी हैव हाउएवर चूजन टू स्टे बैक। सोशल प्रोटेक्शन रिलेटेड रजिस्ट्रेशन ऑफ इनफॉर्मल वर्कर्स हैज़ इंक्रीज्ड, बट द नेचर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ जो उनको मिलती है वो अभी भी इनसिक्योर है। अब मैकेनाइजेशन हो रहा है, तो एग्रीकल्चर में अगर मैकेनाइजेशन हो रहा है तो ज़्यादा लोगों की तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं एग्रीकल्चर करने के लिए। तो जो लोग हैं वो माइग्रेट करेंगे, वो शहरों में आएंगे नौकरियां ढूंढने। तो विद मैकेनाइजेशन रिजल्टिंग इन द ग्रेटर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल डिपेंडेंट ऑन फार्म्स, तो जिसकी वजह से जो माइग्रेंट्स है वो आने वाले टाइम में और ज़्यादा इंक्रीज होने ही वाले हैं। और हाफ ऑफ इंडिया एक्सपेक्टेड है कि अर्बनाइज हो जाएगा बाई 2030, और एटलीस्ट इसमें से जो हाफ पॉपुलेशन होगी वो यहाँ पर माइग्रेंट्स की होगी। लॉस ऑफ जॉब्स एंड इनकम्स आफ्टर द पैंडेमिक हैज ड्रिवन अ लार्ज सेक्शन ऑफ द अर्बन पुअर टू मूव बैक टू देयर विलेजेस। तो यहाँ पर पैंडेमिक के दौरान नौकरियां चली गई, जिसकी वजह से काफ़ी माइग्रेंट्स ऐसे हैं जो कि अपने गाँव वापस चले गए। वो अगर गांव वापस गए तो उनके जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे होंगे तो उन्होंने प्राइवेट स्कूल से अपने बच्चों को बाहर निकाल दिया होगा, क्योंकि उनके पास तो यहाँ पर सैलरी होगी नहीं। हेल्थ केयर जो कॉस्ट है वो भी बढ़ गई ऊपर। एसेंशियल कमोडिटीज़ की भी कॉस्ट बढ़ गई क्योंकि यहाँ पर इन्फ्लेशन है। फिर फ्री फूड ग्रेन्स जो है वो भी यहाँ पर, अदर देन फ्री फूड ग्रेन्स, हर जगह यहाँ पर कॉस्ट इंक्रीज हो गई है। तो करना क्या चाहिए कि उनकी लाइफ, उनकी वेलबींग इंप्रूव हो सके? तो सबसे पहला पॉइंट, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग केस फॉर इलेक्टेड लीडरशिप इन अर्बन लोकल बॉडीज एट द बस्ती और स्लम क्लस्टर लेवल। तो यहाँ पर इलेक्टेड लीडरशिप होनी चाहिए बस्ती के लेवल पर। तो जो पॉपुलेशन है अर्बन वार्ड की वो यहाँ पर 1500 से 6000 होती है स्मॉलर टाउन्स में, और 30,000 से 2 लाख होती है मेट्रोज में। तो ये बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। तो ऐसे में जिनका कनेक्शन होता है उन्हीं को यहाँ पर पब्लिक फैसिलिटीज मिल पाती, वरना तो मिल नहीं पाती हैं। तो ऐसे में बस्ती लेवल पे यहाँ पर होना चाहिए इलेक्टेड लीडरशिप। तो ये यहाँ पर ऑथर का पहला ये रीजन है कि कैसे आप सही कर सकते हो। सेकंड, एक्सेस टू पब्लिक सर्विसेज इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर माइग्रेंट्स। तो यहाँ पर जो राशन कार्ड है, तो बहुत से ऐसे माइग्रेंट्स होते हैं कि जब वो यहाँ पर दूसरे स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में जाते हैं तो उनको यहाँ पर राशन भी नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड की स्कीम अनाउंस की गई थी। तो नियरली हाफ द अर्बन पॉपुलेशन डज नॉट हैव एक्सेस टू चीप फूड ग्रेन्स अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो पोर्टेबिलिटी होनी चाहिए स्कीम्स की। तो पोर्टेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड जो है वो अनाउंस कर दिया गया है। थर्ड, वंस द डिप्राइव्ड हाउस होल्ड्स आर आइडेंटिफाइड, तो पहले यहाँ पर डिप्राइव्ड हाउस होल्ड्स को आइडेंटिफाई करना है। फिर उसके बाद स्पेशल कम्युनिटी कनेक्ट कैंपेन्स करना है, जिसकी वजह से सोशल वेलफेयर स्कीम्स इंश्योर कराई जा सकें। तो स्कीम्स की पोर्टेबिलिटी की बात बताई गई है कि आप उनको सारी स्कीम्स में कवर करो। फॉर एग्जाम्पल एलपीजी कनेक्शन के लिए, बैंक अकाउंट्स के लिए, लाइफ और एक्सीडेंट इंश्योरेंस के लिए। तो यहाँ पर आपको सोशल कवर प्रोवाइड करना है, जो कि तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट क्या है? कंप्लीट कवरेज ऑफ डिप्राइव्ड हाउसहोल्ड्स बाय एसएचजी शुड बी अटेम्प्टेड इन अ मिशन मोड। बस्ती लेवल विमेन कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन आप बना सकते हो। जो स्ट्रीट वेंडर्स को लोन दिए गए थे अंडर स्वनिधि स्कीम, तो ये अच्छा स्टेप है। ऐसे आप स्मॉल लोन्स प्रोवाइड कर सकते हो। फिफ्थ, द अराइवल प्रोसेस ऑफ माइग्रेंट्स। तो कोई अगर गांव से शहर में आता है तो उसको थोड़ा लेस ट्रॉमेटिक बनाने के लिए आप यहाँ पर कुछ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल माइग्रेशन सपोर्ट सेंटर्स होने चाहिए। तो अगर नॉर्मल स्टूडेंट्स भी जाते हैं किसी आप नए प्लेस में जाओ तो आपको सेटल होने में इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये सब माइग्रेंट्स के साथ भी होता होगा, इसीलिए माइग्रेशन सपोर्ट सेंटर्स बनाने की ज़रूरत है। इसके अलावा आपको उनको स्किल करने की ज़रूरत है, अप स्किल करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से उनको यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें। तो सिक्स्थ, स्किलिंग, अप स्किलिंग एंड री स्किलिंग अपॉर्चुनिटीज़ मस्ट बी रेडली अवेलेबल फॉर पुअर हाउस होल्ड्स। सेवेंथ, जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उनके पास रेवेन्यू के सोर्स ही नहीं है, और जीएसटी के बाद तो उनके पास रेवेन्यू के सोर्स और ज़्यादा कम हो गए हैं। तो म्युनिसिपल बॉडीज हैव लॉस्ट रेवेन्यूज आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी एज एंट्री टैक्स एंड ऑक्ट्रॉय और नो लॉन्गर विद देम। तो ना उनके पास अब एंट्री टैक्स है, ना उनके पास ऑक्ट्रॉय है, तो जिसकी वजह से उनके पास रेवेन्यू ही नहीं है। तो अगर उनके पास फिजिकल ऑटोनॉमी नहीं होगी तो ऐसे में वो हेल्प कैसे कर पाएंगे माइग्रेंट्स को? नाइन्थ, इंप्रूवमेंट ऑफ स्कूल्स, हेल्थ फैसिलिटी एक्सपेंशन और आंगनवाड़ीज जो है इनकी सर्विसेज को इंप्रूव करने की ज़रूरत है। और टेंथ, जो यहाँ पर मिनिमम वेजेस हैं उनको एनफोर्स करने की ज़रूरत है। तो टेंथ, द टाइम हैज़ कम टू एनफोर्स मिनिमम वेजेस। डोमेस्टिक हेल्प्स नीड सपोर्ट फॉर वेजेस एज ओवर सप्लाई लीड्स टू डिस्ट्रेस एम्प्लॉयमेंट। और ये सारी प्रॉब्लम को दूर करने की ज़रूरत है। इसके अलावा अर्बन एरियाज में जाने का
एक फायदा ये भी होता है कि अर्बन एरिया में एनोनिमिटी होती है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस कास्ट से आ रहे हो, तो एनोनिमिटी का फैक्टर बहुत कम करता है। तो 11th, तो अगर हमें कास्ट हायरार्कीज को ब्रेक करना है तो हमें यहाँ पर अर्बनिज्म को प्रमोट करने की जरूरत है। तो 11th, कंट्रेरी टू B.R. Ambedkar's hope that urbanization will break caste hierarchies, our large cities are among the most segregated। तो ऐसा B.R. अम्बेडकर का मानना था कि अर्बन एरियाज में अर्बनिज्म होता है, एनोनिमिटी होती है और किसी को किसी की कास्ट से कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन हम अर्बन एरियाज में भी देखें तो वही स्ट्रक्चर रेप्लिकेट हो रहा है जो कि विलेजेस में होता है। तो एक तरीके से जो लार्ज सिटीज़ है वो भी पूरी तरीके से सेग्रीगेटेड है। फॉर एग्जांपल, मिडिल ऑफ द सिटी में कौन रहता है? वही जो कि रिच हैं, जो कि अफोर्ड कर सकते हैं अच्छे घर। और अगर आप देखो तो जो आउटपोस्ट होते हैं, आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी होते हैं, वहाँ पर कौन रहता है? तो वहाँ पर स्लम्स डेवलप हो जाते हैं, तो वहाँ पर यही लोग रहते हैं जो कि माइग्रेंट्स होते हैं। तो अगर हम देखें तो सेग्रीगेशन जो है वो अर्बन एरिया में भी है। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर बोरिस जॉनसन की एग्जिट होगी वही बताया गया है। यहाँ पर एक थेरेपी की बात की गई है जिसका कि नाम है, एक कैंसर थेरेपी है दैट कैन किल ट्यूमर सेल्स बाय लीविंग नियर बाई हेल्दी टिश्यूज इंटैक्ट, और इसका नाम है ऑनकोलिटिक बायोथेरेपी। ऑनकोलिटिक बायोथेरेपी ये क्या करती है? कैंसर सेल को किल कर देती है, लेकिन उसके आसपास की जो हेल्दी सेल्स है वो पूरी तरीके से यहाँ पर इंटैक्ट रहती हैं। एक्सप्लेन पेज पे हम ये डिस्कस करेंगे डेरेचो। अब डेरेचो क्या है? स्टॉर्म है एक तरीके का, और स्ट्रेट लाइन स्टॉर्म है, इसमें कोई भी रोटेशन नहीं होता है, और इसकी वजह से जो स्काई है वो यहाँ पर ग्रीन टर्न हो जाता है। तो कैसे टर्न हो जाता है एक बार प्रोसेस देख लेंगे। तो यूएस की कुछ स्टेट्स में जैसे कि नेब्रास्का, मिनेसोटा में ये देखा गया है डेरेचो। A derecho, the US National Weather Service describes a derecho as a widespread, long-lived, straight-line windstorm that is associated with a band of rapidly moving showers or thunderstorms। और इसका जो स्पेनिश वर्ड है ये ला डेरेचा, जिसका मतलब होता है स्ट्रेट। तो जैसे कि टोर्नाडो और साइक्लोन होता है वैसे इसमें कोई भी रोटेशनल मोशन नहीं होता है। तो इस स्टॉर्म में कोई भी रोटेशनल मोशन नहीं होता, ये स्ट्रेट लाइन स्टॉर्म होता है। फॉर स्टॉर्म टू बी क्लासिफाइड एज डेरेचो, यहाँ पर कुछ कंडीशंस होती है कि विंड जो गस्ट होती है वो 93 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। जो विंड टेमेस्वाथ होता है वो यहाँ पर 400 किलोमीटर से ज़्यादा होना चाहिए। ग्रीन स्काई क्यों होती है? तो सीवियर थंडर स्टॉर्म्स कैन रिजल्ट इन अ ग्रीन स्काई, क्योंकि यहाँ पर जो लाइट है वो इंटरेक्ट करती है विद द ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर, जिसकी वजह से जो स्काई है वो हमें ग्रीन दिखती है। फिर यहाँ पर हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे सब कैटेगराइजिंग ओबीसी। तो इसके लिए एक पैनल बना था जी रोहिणी का पैनल। तो सब कैटेगराइजिंग ओबीसी के लिए एक पैनल बना था जी रोहिणी का पैनल, और उसका 13th एक्सटेंशन किया गया। तो 13th टाइम यहाँ पर उसका एक्सटेंशन किया गया उस पैनल का। तो वो पैनल जो है 2017 में बना था और उसने अपनी रिपोर्ट अब तक नहीं सबमिट किया क्योंकि उसको बार बार एक्सटेंशन मिल जाता है। तो ऑन वेडनेसडे द सेंटर एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ द कमीशन टू एग्जामिन सब कैटेगराइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस हेडेड बाई जस्टिस जी रोहिणी। अब सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी की क्यों जरूरत है? ऐसा क्यों नीड फील हुआ कि सब कैटेगराइजेशन की जरूरत है? वो इसीलिए क्योंकि अगर हम डेटा देखें तो 97% ऑफ ऑल जॉब्स एंड एजुकेशनल सीट्स हैव गॉन टू जस्ट 25% ऑफ ऑल सब कास्ट क्लासिफाइड एज ओबीसी। तो 25% जो ओबीसीज हैं उनको यहाँ पर 97% जॉब्स हैं वो मिल गई हैं। 25% जो यहाँ पर जॉब्स और सीट्स हैं वो सिर्फ 10 ओबीसी कम्युनिटी को मिली है। तो अगर हम देखें तो कुछ ऐसी ओबीसी कम्युनिटी हैं जिन्होंने रिजर्वेशन का पूरा बेनिफिट ले लिया है, और कुछ कम्युनिटीज ऐसी हैं जिनको बिल्कुल बेनिफिट मिल ही नहीं पाया है। तो इसको ही दूर करने के लिए यहाँ पर सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी की जरूरत है। तो आइडिया इज टू क्रिएट सब कैटेगरीज विद इन द लार्जर ग्रुप ऑफ ओबीसीज फॉर द पर्पस ऑफ रिजर्वेशन। तो ओबीसीज को यहाँ पर 27% का रिजर्वेशन दिया गया है, और ये एक डिबेट है कि सब कैटेगराइजेशन ओबीसीज में होना चाहिए। तो फॉर ओबीसीज द डिबेट अराइजेज आउट ऑफ द एक्सेप्शन दैट ओनली अ फ्यू अफ्लुएंट कम्युनिटीज अमंग द ओवर 2600 इंक्लूडेड इन द सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसीज, और इन्होंने मेजर पार्ट सिक्योर कर लिया है 27% रिजर्वेशन का। तो अगर हमें इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना है रिजर्वेशन का तो उसके लिए सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी की जरूरत है। यहां तक कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सुप्रीम कोर्ट ने उसने तो यहां पर सब कैटेगराइजेशन की बात की एससी और एसटी में भी, कि एससी और एसटी में भी ऐसा देखा गया है कि एससी और एसटी में भी कुछ ऐसे एफ्लुएंट हैं जिन्होंने बेनिफिट सारा उठा लिया है रिजर्वेशन का, और जिनको सच में जरूरत है रिजर्वेशन की बेनिफिट की वो उनको नहीं मिल पा रहा है। तो व्हाट इज द कमीशंस ब्रीफ? To examine the extent of inequitable distribution of benefits of reservation among the caste or communities within included in the broad category of OBCs, is clever to work out the mechanism criteria क्या होना चाहिए सब कैटेगराइजेशन के लिए। अब what progress has it made so far? तो सबसे पहली बात यह है कि OBC का डेटा ही नहीं है। तो OBC का अगर डेटा ही नहीं है तो आप कैसे पता करोगे कि कितना रिप्रेजेंटेशन है जॉब्स में, कितना रिप्रेजेंटेशन है एजुकेशन में? तो among the challenges it has faced, one has been the absence of data for the population of various communities। तो अगर डेटा ही नहीं है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि रिप्रेजेंटेशन है किसका कितना।
फिर यहाँ पर बजट में बात की गई थी कि बजट में ओबीसी का भी कास्ट सेंसस होना चाहिए, लेकिन इसके लिए अभी तक गवर्नमेंट ने कुछ कहा नहीं कि होगा या नहीं होगा। तो ऑन अगस्त 31 2018 देन होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैड अनाउंस दैट इन सेंसस जो ओबीसी का डेटा है वो भी कलेक्ट किया जाएगा, लेकिन उसके बाद से गवर्नमेंट पूरी तरीके से शांत है। गवर्नमेंट ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया कि ओबीसी का जो डेटा है वो एनुमरेट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। ये मैंने आपको बता दिया है कि कितना कम रिप्रेजेंटेशन है ओबीसीज का। तो 97% of all jobs and educational seats have gone to just 25% of all sub caste classified as OBCs। और बहुत सारी ऐसी 983 ओबीसी कम्युनिटीज ऐसी हैं जो कि टोटल 37% है जिनका जीरो रिप्रेजेंटेशन है जॉब्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। फिर यहाँ पर एक कैंसर ड्रग की बात की गई है जिसका कि नाम है सेबिजाबुलिन। तो सेबिजाबुलिन, तो इस ड्रग के बारे में ये पता चला है कि अगर ये कोविड से पीड़ित पेशेंट्स को दी जाती हैं तो उनमें भी मोर्टेलिटी रेट कम हो जाता है। तो रिजल्ट्स ऑफ फेज 3 ट्रायल विद द ड्रग सेबिजाबुलिन इनिशियली डेवलप्ड टू फाइट कैंसर हैव शोन इट कट रिस्क ऑफ डेथ अबाउट 1/4 इन पेशेंट्स हॉस्पिटलाइज्ड विद सीवियर टू मॉडरेट कोविड-19। आरबीआई ईजिंग नॉर्म्स में अरेस्ट आउटफ्लोज फ्रॉम एनआरई अकाउंट्स। तो यहाँ पर आरबीआई ने जो नॉर्म्स को ईज किया है, फॉर एग्जांपल जो यहाँ पर फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट बैंक या नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट होंगे तो इनको एग्जेम्प्ट कर दिया है फ्रॉम सीआरआर एंड एसएलआर रिक्वायरमेंट्स। तो नॉन रेसिडेंट इंडियन डिपॉजिट्स विच शोड अ डिक्लाइन इन द फाइनेंशियल ईयर 2021-22 ये एक्सपेक्ट है कि आगे बढ़ेगा क्योंकि यहाँ पर आरबीआई ने नॉर्म्स को थोड़ा ईज किया है। इंटरेस्ट रेट भी एनआरई डिपॉजिट्स पर बढ़ेगा क्योंकि इनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है फ्रॉम सीआरआर एंड एसएलआर। तो रिमूवल ऑफ सीआरआर, एसएलआर एंड इंटरेस्ट रेट कैपिंग नॉर्म्स फॉर इंक्रीमेंटल एनआरई डिपॉजिट्स विल हेल्प इन रिडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ फंड्स, जिसकी वजह से जो बैंक्स हैं इनको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दे पाएंगे। अब ये जो एनआरआईज हैं वो एनआरई अकाउंट खुलवा सकते थे। ये जो फीचर है ये 1970 में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो एनआरआईज कैन ओपन एन एनआरई अकाउंट इंट्रोड्यूस्ड इन 1970, जिसकी वजह से जो भी फंड्स रेमिट किए जाते हैं वो डायरेक्टली यहाँ पर बैंक से रेमिट हो सकते हैं। तो आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आ गया हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।